प्रिय पाठकों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में जो इतिहास का विषय आपके लिए निर्देशित किया गया है, उसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत हिस्से से बहुत सारे शीर्षक आप तक निर्देशित किए गए हैं, जिसके अध्ययन आपके लिए वांछित है। उन्हीं शीर्षकों में एक शीर्षक मध्यकालीन भारत का है, जिसमें मुगल कालीन चित्रकारी से संदर्भ में आपके सिलेबस में दर्शाया गया है। उस हिस्से से मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसके अंतर्गत व्याख्या में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, उसी को आपके समक्ष रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी गंभीर अभ्यर्थी हैं, मुझे उम्मीद है कि वो मेरे व्याख्यान को मनोयोग से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ताकि परीक्षा में बिल्कुल उसी तरह से अनुशासित और सारगर्भित के तरीके से वो अपनी प्रस्तुति दे सके, ताकि परीक्षक आपके प्रेजेंटेशन से खुश होकर के आपको अच्छे अंक दे सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसा होगा। एक प्रश्न संभावित हो सकता है कि भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली एक विशेष स्थान रखती है और मुगल शैली के चित्रकला के विकास के विभिन्न चरणों और उनके विशेषताओं का उल्लेख करें। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। या फिर इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव हो जाए तो प्रश्न का स्वरूप कुछ ऐसा होगा कि मुगल चित्रकला भारतीय, फारसी एवं इस्लामिक शैलियों के एक विशेष संयोजन को प्रतिबिंबित करती है। परीक्षण करें। तो आप ध्यान देंगे, परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी व्याख्या चलिए किस तरीके से होगी। तो आप लिखते हैं कि भारत में मुगल कालीन का जो चित्रकला का जो कालखंड था, वो 16वीं से 18वीं शताब्दी का रहा है। और मुगल चित्रकला की नींव की मैं बात करूं तो इसकी नींव जरूर हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी, और ये तब जब हुमायूं अपने निर्वासन काल में था। उस वक्त उसकी मुलाकात मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों से हुई थी, और हुमायूं ने उस वक्त उनकी सेवाएं ली थी, जिन्होंने मुगल चित्रकला का एक तरह से शुभारंभ किया था। अब्दुल समद की मैं बात करूं तो उनकी जो कृतियां अब्दुल समद ने तैयार की थी, उनमें से कुछ कृतियों को जहांगीर द्वारा भी तैयार किया गया था अपने शासनकाल में, जिसे उन्होंने गुलशन चित्रावली के रूप में संकलित किया था। तो हुमायूं के एक छोटे से कार्यकाल के बाद जब अकबर का शासनकाल आया, उस अवधि में मुगल चित्रकारी को अकबर ने एक सुव्यवस्थित रूप दे दिया था। उसने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल डाला था, और अबुल फजल की एक रचना जो आईने अकबरी है, उसमें 15 चित्रकारों, प्रसिद्ध चित्रकारों का नाम प्राप्त होता है, जिसमें कम से कम 13 ऐसे चित्रकार थे जो हिंदू थे, जिनमें दसवंत, फारूक बेग, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावलदास इत्यादि प्रमुख थे। तो मुगल चित्रकला की मैं बात करूं तो मुगल चित्रकला में चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुगल कालीन चित्र संग्रह जो है, उसे मैं हमजानामा के नाम से बताऊंगा। ये हमजानामा जो था, ये जिसमें पैगंबर के चाचा हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का विवरण है, उसे चित्रित किया गया उसमें। इसी पांडुलिपि में कुल मिलाकर कहा जाए तो 1200 चित्रों का संकलन है, और इसी पांडुलिपि में इस पांडुलिपि में दर्ज अन्य चित्रों की विशेषताओं में कहा जा सकता है कि उसमें पेड़ पौधे, उनके रंग बिरंगे पुष्प और पत्ते और स्त्री आकृतियों, जिनमें राजस्थानी और उत्तर भारतीय चित्रकला के लक्षण देखने को मिलते हैं। अकबर के शासनकाल की मैं बात करूं तो इस काल में रज्मनामा नामक एक पांडुलिपि भी तैयार की गई थी, जिसमें दसवंत, जो अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे, है ना, हिंदू चित्रकार, उनके द्वारा बनाए गए चित्र उसमें मिलते हैं। अकबर ने दसवंत को अपने शासनकाल का एक अग्रणी चित्रकार माना था।
दसवंत की दो अन्य और रचनाएं थीं, जिनमें खानदान तैमूरिया और तूतीनामा। तूतीनामा की मैं बात करूं तो ये लगभग 52 भागों में विभक्त थी। अकबर के समय की एक और बात यहाँ बताने की आवश्यकता है कि अकबर के ही समय में पहली बार भित्ति चित्रों की भी शुरुआत हुई थी। और अकबर के शासनकाल के बाद जब जहांगीर का शासनकाल आया तो उसकी काल अवधि कहा जा सकता है कि चित्रकला के लिए चरमोत्कर्ष का काल था, अर्थात उसकी शीर्ष पर थी। जहांगीर ने हिरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना करवाई थी। जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग का नाम, दौलत, मनोहर, भीषणदास, मंसूर और अबुल अल हसन का नाम प्रमुख है। फारूक बेग की मैं बात करूं तो फारूक बेग ने बीजापुर के शासक, तत्कालीन जो बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनका तस्वीर बनाया था। और जहांगीर ने उनकी उपलब्धि के लिए उसे नाजिर उल समन अर्थात वंडर ऑफ द एज की उपाधि थी से नवाजा था। इसलिए कहा जा सकता है कि जहांगीर स्वयं चित्रकारी में बेहद रुचि रखता था, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। तो आगे अब अपनी व्याख्या में लिखते हैं अगले पैराग्राफ में कि मुगल शैली में मनुष्य का तस्वीर बनाते समय अर्थात चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों के शरीर के विभिन्न अंगों को दर्शाने का हुनर जहांगीर के समय में अधिक विकसित हुआ था। और वो स्वयं इतना निपुण था, दक्ष था कि उसका दावा था कि वह किसी भी चित्र में चित्रकारों के योगदान को वह पहचान सकता है कि किस शख्स ने अर्थात किस चित्रकार ने शरीर के किस हिस्से की आकृति बनाई है। और जहांगीर के ही निर्देशन में चित्रकार दौलत ने अपने साथ कई चित्रकारों जैसे कि भीषणदास, गोवर्धन और अबुल हसन के चित्र जो है सो के साथ अपनी छवि भी जोड़ा था और तस्वीर उसने बनाई थी। तो आगे अब अपनी व्याख्या में जोड़ते हैं उपलब्धियों में, चित्रकला की उपलब्धियों में, कि जहांगीर के समय में चित्रकारों ने सम्राट के दरबार में सम्राट हाथी पर बैठा हुआ और धनुष बाण के साथ शिकार का पीछा करते हुए और जुलूस और प्राकृतिक दृश्य, फूल, पौधे, पशु, पक्षी आदि कई तरह के चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की थी। जहांगीर का यह समय था जब चित्रकला में फारसी प्रभाव से उसकी चित्रकला को मुक्ति मिल गई थी और यूं कहिए कि उस दरमियान यूरोपीय प्रभाव जो है सो उसकी चित्रकारी में देखने को मिलना शुरू हो गया था। उसके काल के एक प्रमुख चित्रकार की मैं बात करूं तो अबुल अल हसन नामक चित्रकार ने तुजुके जहांगीरी जो एक रचना थी उसके मुख पृष्ठ में उसका तस्वीर उसी के द्वारा बनाया गया था। और जहां तक एक और चित्रकार की बात करूं जिसमें उस्ताद मंसूर का नाम प्रमुख है, जिन्होंने अपने एक साइबेरियन सारस के साथ साथ बंगाल का पुष्प उन्हीं के द्वारा ही चित्रित किया गया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये प्रतीत होता है कि मुगल काल में जितने भी चित्रकार हुए वे उनकी उपलब्धियां 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक अधिक देखने को मिली। खासकर हुमायूं से लेकर के अकबर और अकबर के बाद शाहजहां में बहुत कम देखने को मिला, लेकिन जहांगीर में ये बहुत ज्यादा पुष्पित पल्वित हुआ था। और जहांगीर के बाद अगर मैं शासकों की बात करूं, खासकर औरंगजेब विशेष रूप से वो चित्रकारी को इस्लाम के खिलाफ मानता था, इसलिए उसे चित्रकारी में विशेष रुचि नहीं थी। और अगर बाद के परवर्ती शासकों की बात करूं तो उनकी उपलब्धियां उतनी अधिक सम्मानजनक नहीं थी, अर्थात वो चित्रकारी पर उतने ज्यादा रुचिकर नहीं थे। कुल मिलाकर के चित्रकारी ने भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया। तो ऐसी स्थिति में आपकी व्याख्या में यदि आप निष्कर्ष इस पर जोड़ना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मुगलों ने चित्रकला को एक ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुगलों के अवसान के बाद भी दीर्घकाल तक देश के विभिन्न भागों में कायम रहा। तो यदि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं जिसमें आपको
तीनों किस्म की संस्कृति का सम्मिश्रण की बात पूछी जाए या फिर मुगल कालीन चित्रकला की विशिष्टताओं को दर्शाने की बात आए, तो उक्त बिंदुओं पर अब यदि आप क्रमिक रूप से अपनी व्याख्या देते हैं तो परीक्षक को निसंदेह आप प्रभावित कर पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको आज मेरा ये व्याख्यान पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। जल्द ही मैं अन्य विषयों पर अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके कई बिंदुओं पर इसी तरह से अपनी व्याख्यान आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। आज आपने मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद।